हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और बहुत ज्यादा मजे में होंगे। यस सर। दोस्तों, हम लोग ने पिछले सेशन में बात करी थी अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, और उसके अंदर हम लोग फर्स्ट कंपोनेंट दैट वाज कंट्रोल एनवायरनमेंट, इसके बारे में हम लोग ने एट लेंथ इन डिटेल हम लोग ने डिस्कस किया था। सो क्या क्या बात करी थी हम लोग ने? सो कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या होता है, हमने क्या कहा था कि कंट्रोल एनवायरनमेंट वो चीज होती है जो आपके कंट्रोल कॉन्शियसनेस को इन्फ्लुएंस कर सकती है। इट कैन हैव द पावर टू ईदर एनहांस और मिटिगेट द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। करेक्ट एकदम। तो इसीलिए एज एन ऑडिटर हम लोग को क्या करना जरूरी है? इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस एज एन ऑडिटर टू अंडरस्टैंड द एलिमेंट्स ऑफ द कंट्रोल एनवायरनमेंट, कि व्हाट डज कंट्रोल एनवायरनमेंट इंक्लूड, ये अपने को पता होना बहुत जरूरी है। करेक्ट है एकदम। यस सर। तो इसीलिए फिर उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं वो हम लोग देखते हैं, क्या क्या चीजें कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर आती है। तो हमने उसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया। वो तीन हिस्से कौन से थे? एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, सेकेंड पॉइंट हम लोग ने बात करी अबाउट मैनेजमेंट, एंड तीसरा पर्सनल। ये तीन पॉइंट अपने को बस ध्यान में रखना है, एग्जाम में नहीं लिखना है। एग्जाम में लिखना है वो नेक्स्ट 7 पॉइंट्स। वो कौन से है? organizational structure, communication and enforcement of integrity and ethical values, assignment of authority and responsibility, and fixing of क्या बोलते हैं, असाइनमेंट एंड अथॉरिटी एंड फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद मैनेजमेंट में हम लोग बात करते हैं, तो मैनेजमेंट में हम लोग क्या कहते हैं कि हाउ मच इज द पार्टिसिपेशन बाय दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, एंड नंबर टू द मैनेजमेंट्स फिलोसॉफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल, व्हाट इज देयर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द वे ऑफ वर्क। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पर्सनल में, तो ह्यूमन रिसोर्स कमिटमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस एंड देयर कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस। ऐसा अपन ने ये 3 पॉइंट्स के बारे में, अपन ने ये 7 पॉइंट के बारे में अपन ने बात करी थी इन दिस 3 हेडिंग्स। करेक्ट है। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े और फिर आपने बात करी कि अबाउट एंटिटीज रिस्क असेसमेंट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एंटिटीज रिस्क असेसमेंट, तो हमको क्या करना था? वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट द इवेंट्स और सर्कमस्टेंसेस। क्या लिखा था हमने यहाँ पे? वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट दोज इवेंट्स और सर्कमस्टेंसेस, बराबर, जो क्या करते हैं, विच कॉजेज द विच हैज द capacity to create what the business risk. So those causes or circumstances, बराबर, that has the likeliness of what affecting your business, तो वो बिजनेस रिस्क को अपन ने आइडेंटिफाई करना है। वो आइडेंटिफाई करने के बाद अपने को एस्टिमेट करना है अबाउट व्हाट इट्स सिग्निफिकेंस, एंड अगर वो सिग्निफिकेंट है तो वी हैव टू डू व्हाट, द चेक द लाइकलीनेस ऑफ इट्स ऑकरेंस एंड देन टेक एक्शन टू मिटिगेट दोस रिस्क, एक्शन टू व्हाट, मिटिगेट द रिस्क। तो ये सब बातें हमने करी थी। ये इधर अपन को याद है, ये अपन ने पॉइंट देखा था इधर। यस। सो ये हमने बात करी थी एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। द एंटिटीज रिस्क असेसमेंट, ये कौन कर रही है रिस्क असेसमेंट? दिस इज डन बाय द एंटिटी। So we have to understand how the entity identifies the business risk relevant to preparation of financial statement. We have to estimate the significance, what is the likelihood of its occurrence, and take action in order to respond and manage. When we say that we have to respond and manage, तो इसका मतलब क्या होता है? respond and manage का मतलब क्या होता है? So respond and manage का मतलब होता है कि we have to mitigate this risk. So ये mitigate करना है अपने को। So इसके लिए there are certain, ये events जो है, ये events कौन से है? There are different internal external events, transactions that occur. So वो कौन से है ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। So these are the risks that can arise or change due to circumstances as the following. सही है एकदम? यस सर। सो अभी अपने को यहां से आगे कंटिन्यू करना है। कॉन्फिडेंस है यहां तक? एकदम सही है। यस। चलो। सो अब अपन यहां से सर आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट दीज इवेंट्स और सर्कमस्टेंसेस। चलो। सो अभी जैसे फर्स्ट पॉइंट अपन क्या देख रहे हैं, अगर आपका ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, अगर आपका ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट चेंज होता है, सो दिस इज एन एक्सटर्नल इवेंट दैट कैन डू व्हाट, दैट कैन रिजल्ट इनटू व्हाट, द बिजनेस रिस्क in preparation of financial statement. So this is a business risks, बराबर के नहीं, that is going to affect in preparation of what, financial statements. So change in the operating environment. तो circumstances क्या हुए? तो circumstances आपके हो गए ऐसे कि आपका मालिक ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट चेंज हो गया। वाओ।
So new operating environment results into what? The risk. So क्या कहता है ये? Operating environment, changes in regulatory or operating environment can result in changes in competitive pressures and significantly different risks. So ये operating environment की वजह से आपको अलग अलग रिस्क आ सकती है. सो अपने को फोकस करना है कि हाउ द एंटिटी आइडेंटिफाइज दोज रिस्क. क्लियर एकदम? यस. फिर उसके बाद जैसे ये ऑपरेटिंग एनवायरमेंट बेटा चेंज हो गया ना, ध्यान देना, जैसे ये ऑपरेटिंग एनवायरमेंट चेंज हुआ तो इस वजह से क्या हुआ, अपने को ना एक नई टिप मिली. क्या मिला अपने को? एक नई टिप मिली कि भाई ऑपरेटिंग एनवायरमेंट चेंज हो रहा है. मतलब क्या हो रहा है अभी? सो देर इज अ चेंज इन टेक्नोलॉजी. आई बात समझ में? देर इज अ चेंज इन टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी चेंज हो गई मतलब क्या हो गया? देर इज incorporating new technologies into the production process or information systems may change, or information systems बराबर may change the risk associated with internal control. क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आई, नई इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आई, तो उस वजह से क्या हो सकता है भाई कि अपने इंटरनल कंट्रोल्स पे इंपैक्ट आ सकता है. बिकॉज आप समझिए ना, अगर नया टेक्नोलॉजी आए तो पुराने कंट्रोल्स दे विल नॉट वर्क, राइट? आज हम लोग ये फायरवॉल बराबर, पासवर्ड्स, एंटीवायरस, ये और हमेशा अपडेट करते रहते हैं. ये क्यों करते हैं? बिकॉज नए नए तरीके के थ्रेट्स आते हैं बराबर. सो दिस कैन अफेक्ट व्हाट योर इंटरनल कंट्रोल. सो इसीलिए हम लोग क्या देखते हैं कि भाई दिस कैन क्रिएट अ न्यू रिस्क. सो व्हाट इज द न्यू रिस्क? नंबर वन इज टेक्नोलॉजी. ठीक है बराबर. उसके बाद अपन क्या कहते हैं? न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बराबर है, न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. एंड साथ ही साथ वो क्या कहता है यहां पे, ये न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम्स यहां पे आया, न्यू और रिवाउंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, सिग्निफिकेंट रैपिड चेंजेस इन, अगेन ये सेम पॉइंट यहां पे सी और ई पॉइंट. एंड फिर उसके बाद अगर नए पर्सनल भी आए तो नए पर्सनल का अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल भी अलग होगा. क्योंकि कंट्रोल्स हम लोग जो लगाते हैं वो किसके ऊपर लगाते हैं? इंसान के ऊपर. पासवर्ड लगाया, ये मशीन के अंदर है सर, बट फिर भी कोई अनऑथराइज्ड व्यक्ति ने एक्सेस नहीं करना चाहिए, इसके लिए पासवर्ड लगाया ना. कोई भी आप कंट्रोल देखो, आपके घर में आप लॉक इन की लगाते हो, क्या होता है उसके अंदर? वो लॉक इन की आप लगाते हो, उसमें क्या होता है? क्या होता है उसके अंदर? सो लॉक इन की जो आप लगाते हो कि कोई अनऑथराइज्ड व्यक्ति आए ना बराबर. सीसीटीवी लगाया कि कोई, तो ये कंट्रोल जो है वो इंसान के ऊपर है, उसके मतलब कैसा उसका कैरेक्टर है उसके हिसाब से कम या ज्यादा कंट्रोल्स होता है. बट अगर अपन ने नए व्यक्ति को ही लेके आ गए तो कंट्रोल्स विल अंडरगो चेंज. सो न्यू टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड व्हाट पर्सनल बराबर, एंड व्हाट पर्सनल. पर्सनल, तो इस चीज के वजह से क्या होगा? और नई रिस्क आएगी. सो अपन ये पॉइंट कैसे ध्यान में रखने का? ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट पे नया अपने को क्या मिला? टिप बराबर के लिए कि ये टिप मिला है अपने को कि भैया देर इज गोइंग टू बी व्हाट? रैपिड ग्रोथ. ओ भाई साहब, देर इज गोइंग टू बी व्हाट? रैपिड ग्रोथ. ये सब ऐसे बस लिंक कर रहे हैं अपन, इंडिविजुअल पॉइंट्स को अपने को देखना है कि ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो रिस्क आने वाली है. उसके बाद अगर नया टेक्नोलॉजी आया, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आई, पर्सनल आए, तो उसके वजह से इंटरनल कंट्रोल अफेक्ट होंगे. अब ये ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट चेंज हुआ, ऐसी टिप मिली है कि भाई अब तो होना है रैपिड ग्रोथ. ये दिख रहा है आपको यहाँ पे पॉइंट, रैपिड ग्रोथ. सो रैपिड ग्रोथ एंड एक्सपांशन ऑफ ऑपरेशंस कैन स्ट्रेन कंट्रोल्स एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्रेकडाउन इन कंट्रोल्स. आपका अगर बिजनेस फ्रॉम लोकल टू रीजनल बन गया, रीजनल टू नेशनल बन गया, नेशनल टू इंटरनेशनल बन गया, तो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज पे क्या हो जाएगा? बर्डन आएगा ना. एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दोस कंट्रोल्स कैन बी व्हाट? फेल्ड. आपका ईआरपी सिस्टम उसको सपोर्ट नहीं करेगा, लोग हैक करने की कोशिश करेंगे, तो वो सारी बातें हैं. सो स्केल ऑफ बिजनेस अगर रैपिड ग्रोथ हो रहा है तो उसमें भी प्रॉब्लम है. सो ये एक एनवायरमेंट में मौजूद है. उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्या, अगर ये अपने को दिख रहा है कि रैपिड ग्रोथ होने वाला है तो इसका मतलब क्या होने वाला है कि अब हम करने वाले हैं क्या भाई? रैपिड ग्रोथ हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, सब एकदम बढ़िया हो रहा है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करने वाले हैं सर? कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करने वाले हैं. सो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग अकम्पनीड बाय स्टाफ रिडक्शंस
चेंजेस इन सुपरविजन एंड सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज मे चेंज द रिस्क एसोसिएटेड। मतलब आपने कॉर्पोरेट का पूरा आपके एंटिटी का रंग रूप बदल दिया, बराबर, आपने नए लोग लेके आए, सेग्रीगेशन चेंज हो जाएगा, सुपरविजन वाला काम चेंज हो जाएगा, सो दिस विल पोज अ न्यू रिस्क। सो यहां पे हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। सो आपने क्या करा, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग करा। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग करा, इसका मतलब क्या करा, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग करा मींस व्हाट, नाउ बिकॉज ऑफ दिस यू इंट्रोड्यूस्ड व्हाट, न्यू प्रोडक्ट्स, बराबर के नहीं, व्हाट यू डिड इज यू इंट्रोड्यूस्ड व्हाट, न्यू बिजनेस मॉडल्स, बराबर के नहीं, प्रोडक्ट्स और एक्टिविटीज, क्योंकि अब ग्रोथ हो रहा है, रिस्ट्रक्चरिंग हो गया तो आपने नए मॉडल्स लाए, प्रोडक्ट्स लाए, तौर तरीके, मतलब आप पहले ऑफलाइन बिजनेस करते थे, अब आप ये बिजनेस ऑनलाइन कर रहे हो, बराबर, नए प्रोडक्ट लेके आए आप, तो ऐसे केस में नए नए रिस्क आ जाती है। सो एंटरिंग इनटू बिजनेस एरियाज और ट्रांजैक्शन विद लिटिल एक्सपीरियंस रिजल्ट्स इनटू व्हाट, न्यू रिस्क एसोसिएटेड विद इंटरनल कंट्रोल। सो यहां पे हम लोग देखते हैं कि वी हैव इंट्रोड्यूस्ड व्हाट, न्यू बिजनेस मॉडल्स, प्रोडक्ट्स और एक्टिविटीज, बराबर के नहीं। एंड इसके बाद लास्ट में अपन क्या कहते हैं, ये नए प्रोडक्ट्स आप लेके आए, सो देयर इज व्हाट, एक्सपांडेड expanded foreign operations, expanded foreign operations। सो ये पॉइंट यार आपका, सो द एक्सपांशन एंड एक्विजिशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस कैरीज न्यू यूनिक रिस्क्स, एंड लास्ट में न्यू अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट्स। तो सिंपल, न्यू प्रोनाउंसमेंट्स, जगह होगी आपके पास ऐसे। सो ये जो है ये सरकमस्टेंसेस है जिसके वजह से क्या हो रहा है, ये नई नई रिस्क अपने को देखने को मिल रही है। सो दीज आर द सर्कमस्टेंसेस। चलो इसको नोट करिए। सो यहाँ पे अपने दो पॉइंट्स खत्म होते हैं बड़े बड़े, एक रिस्क असेसमेंट वाला, एक अपना इंटरनल कंट्रोल्स वाला, रिस्क असेसमेंट वाला। नाइस, चलो इसको नोट करो अभी, हरी आप। सर्कमस्टेंसेस को नोट करना बाकी है अपने।
चलो डन। ओके, सो ये हो गया अपना सेकेंड पॉइंट, जो किसके बारे में बात कर रहा था, अबाउट द रिस्क असेसमेंट। सो हमने यहाँ पे एंटिटीज रिस्क असेसमेंट ये वाला पॉइंट फिनिश कर लिया, एक कंट्रोल एनवायरनमेंट, एक एंटिटीज रिस्क असेसमेंट। अब चलते हैं कंट्रोल एक्टिविटीज। कंट्रोल एक्टिविटीज मतलब भाई हम लोग क्या क्या कंट्रोल्स लगाएंगे। सो क्या क्या कंट्रोल्स लगाएंगे, एकदम सिंपल, परफॉर्मेंस रिव्यूज, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, फिजिकल कंट्रोल्स एंड सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। तो ये जो है ना 4 कंट्रोल्स यहाँ पे हम लोग लगाएंगे। सो दीज आर द डिफरेंट कंट्रोल एक्टिविटीज। कंट्रोल एक्टिविटीज मतलब व्हाट आर द डिफरेंट कंट्रोल्स। कंट्रोल एक्टिविटीज मतलब कौन से कंट्रोल्स लगाओगे आप लोग, आपके पूरे कंपोनेंट्स में कौन से कंट्रोल्स आएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे परफॉर्मेंस रिव्यूज। एज द नेम सेज बेटा, परफॉर्मेंस रिव्यू मतलब सामने वाले के परफॉर्मेंस को क्या करना है, अपन ने रिव्यू करना है उसको। खत्म हो गई बात। परफॉर्मेंस रिव्यू, आपने कुछ बजट सेट करे होंगे, कुछ फोरकास्ट किया होगा, एनालिसिस किया होगा, उसके हिसाब से आपने देखना है कि काम वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर काम वैसा नहीं हो रहा है तो आपने उसको क्या करना है, इन्वेस्टिगेट करना है कि वैसा क्यों नहीं हो रहा है, डेविएशंस मिल रहे हैं तो क्यों। दैट्स इट। सो दैट इज द नंबर 1 कंट्रोल, परफॉर्मेंस रिव्यूज। सो क्या कह रहा है, these control activities include reviews and analysis of actual performance versus the budgets. So performance review मतलब अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, परफॉर्मेंस रिव्यू मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अपने को एक्चुअल परफॉर्मेंस वर्सेस बजटेड परफॉर्मेंस, अपने को क्या करना है, अपने को इसको मेजर करना है, एक्चुअल वर्सेस बजटेड। सो ये बजटेड हो सकता है, आपके विद फोरकास्ट हो सकता है, आपका प्रायर परफॉर्मेंस, प्रायर पीरियड परफॉर्मेंस के हिसाब से हो सकता है। तो किसी से भी आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, बराबर। सो रिलेटिंग टू डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा, दैट डिफरेंट सेट ऑफ डेटा कैन बी ऑपरेटिंग एंड और फाइनेंशियल टू द नॉन फाइनेंशियल वन टू अनदर, together with analysis and relationship and investigate and take what corrective actions, comparing internal data with external sources and review of functional activity or performance. So this is what we say is the performance reviews. सिंपल सी बात है एकदम, आपको क्या करना है, ये आपका परफॉर्मेंस आपने क्या करना है, रिव्यू करना है विद एक्चुअल वर्सेस बजटेड। सो ये अपना हो गया परफॉर्मेंस की अपन बात करें तो एक्चुअल परफॉर्मेंस वर्सेस बजटेड परफॉर्मेंस। क्लियर है एकदम, यस। उसके बाद इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, अभी ध्यान से सुनना ये वाला पॉइंट एकदम मस्त। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मतलब क्या कहता है, there the two broad groupings of information system control activities are, number 1 we talk about is the application controls। कौन से कंट्रोल्स की बात कर रहे हैं अपन, एप्लीकेशन कंट्रोल्स के बारे में अपन बात कर रहे हैं। एप्लीकेशन कंट्रोल्स जो एप्लीकेशन सिस्टम के अंदर जो होते हैं, बराबर है। सो एप्लीकेशन कंट्रोल्स और दूसरे है जनरल आईटी कंट्रोल्स। सो 2 टाइप के कंट्रोल्स होते हैं। सो इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए 2 टाइप के कंट्रोल्स होते हैं, एक होते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल्स और दूसरे होते हैं जनरल आईटी कंट्रोल्स। आप समझिए बात को, जैसे अगर अपना यहां पे ये सिस्टम है, बराबर है, और ये सिस्टम के जो भी कंट्रोल्स की हम लोग बात कर रहे हैं सराउंडिंग दी सिस्टम, बराबर, इसको अपन क्या बोलेंगे, जो ये बाहर जो है ना बेटा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, दिस कंट्रोल्स विल बी कॉल्ड एज व्हाट, जनरल आईटी कंट्रोल्स। जनरल आईटी कंट्रोल्स जैसे कि ऑथराइज्ड पर्सन शुड हैव व्हाट, एक्सेस टू डेटा। ऑथराइज्ड पर्सन कैन यूज द डेटा, बराबर के नहीं। कौन सा सिस्टम, ओनली लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर शुड बी इंस्टॉल्ड इन द सिस्टम। मतलब आप समझो कि ये कोई भी व्यक्ति काम करे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का, आप समझ रहे हैं बात को, कोई भी व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करे तो आप समझिए हम लोग क्या बोलेंगे कि ये भैया जो कंट्रोल्स है ना, ये जो कंट्रोल्स है ना, ये जनरल है, ये सब पे लागू होंगे, ये कंट्रोल सब पे लागू होंगे। आई बात समझ में, तो ये जनरल है, कोई भी सिस्टम रहो। फिर उसके बाद क्या होता है, ये सिस्टम के अंदर कंट्रोल्स होते हैं, बराबर है कि नहीं। तो इसके अंदर जो कंट्रोल होते हैं इसको अपन क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, दी एप्लीकेशन कंट्रोल्स। इसको क्या बोलते हैं अपन, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, दी एप्लीकेशन कंट्रोल्स। आई बात समझ में।
तो इंफॉर्मेशन जो सिस्टम के अंदर प्रोसेस हो रही है ना, बराबर कि नहीं, इसके लिए दो कंट्रोल्स होते हैं, एक जनरल आईटी कंट्रोल्स और दूसरा होता है अपना एप्लीकेशन कंट्रोल्स। एप्लीकेशन कंट्रोल्स और जनरल आईटी कंट्रोल्स में, जनरल आईटी कंट्रोल्स आर अप्लाइड ऑन व्हाट, they are applied on what, they are applied on many applications, they are applied on many applications, they support what, they support what, application controls, they support what, application controls। इनका काम क्या है, एप्लीकेशन कंट्रोल्स को सपोर्ट करना है। अगर जनरल आईटी कंट्रोल्स अच्छे हैं देन एप्लीकेशन कंट्रोल्स विल वर्क वेरी गुड। आई बात समझ में? एक बेसिक जनरल अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद अभी अपन पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा। सो एप्लीकेशन कंट्रोल्स अप्लाई टू प्रोसेसिंग ऑफ व्हाट, इंडिविजुअल एप्लीकेशन। ये किसके लिए, ये इंडिविजुअल एप्लीकेशन से है। आई बात समझ में? जनरल आईटी कंट्रोल्स आर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, और सेकेंड पॉइंट जनरल आईटी कंट्रोल्स किसके लिए है, they relate to many applications and support the effective functioning of what, application control। मतलब ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है आपका, जनरल आईटी कंट्रोल्स, इट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अगर जनरल आईटी कंट्रोल्स अच्छे हैं तो पीछे उसके सपोर्ट में कौन से कंट्रोल्स है, एप्लीकेशन कंट्रोल्स। उनको थोड़ा एक ब्रीदिंग स्पेस मिलता है, दे आर लाइक कि ओके नाउ वी कैन आल्सो डू गुड। बट अगर जनरल आईटी कंट्रोल्स ही अगर खराब है तो पीछे जो कंट्रोल्स है एप्लीकेशन के, वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। सो वैसे विच आर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स relate to many application, सही है एकदम, yes sir। so which helps in what, they support what, support the effective functioning of application controls by helping them to be ensure continued proper operation of information systems। समझे बात को? so अब अगर अपन बात करें इनके एग्जाम्पल्स की, so what are the examples of these controls, कितना सही है ना एकदम ये। so ये examples of application controls are what, so what are the examples of application controls? so application controls के examples को देखते हैं, आइए। so number 1 वो अपन बात कर रहे हैं क्या, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। किसकी बात कर रहे हैं बच्चे, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी of records, maintaining and reviewing of accounts, trial balances, automated controls such as edit checks of input data, numerical sequence check, manual follow-up of exception reports, they are the examples of what, they are the examples of application control। arithmetical accuracy मतलब क्या, कि बॉस टोटलिंग बराबर से हो रहा है एप्लीकेशन के अंदर ना भाई, ये किसकी बात हो रही है, ये एप्लीकेशन के अंदर की बात हो रही है ना ये। सो एप्लीकेशन कंट्रोल्स में अपन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, नंबर 1 वो बोल रहे हैं कि भाई टोटलिंग बराबर से कर लो, सिस्टम के अंदर जो है ना टोटलिंग बराबर से आनी चाहिए, बराबर है रिकॉर्ड्स की, मतलब उसके अंदर रिव्यू का सिस्टम होना चाहिए, एडिट चेक्स होने चाहिए, एडिट चेक्स होने चाहिए, बराबर है, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स जनरेट होनी चाहिए। ये सब सिस्टम के अंदर से निकलता ही है, ये एप्लीकेशन के अंदर से निकलता ही है, बराबर है। जैसे कि अगर आप देखोगे और सिंपल एग्जांपल्स अगर आपको दूं तो जैसे अपन क्या बोलते हैं उसको, कोई बिल निकालते सिस्टम के अंदर से, एप्लीकेशन है तो उसका टोटलिंग बराबर से होना चाहिए, वो एक कंट्रोल होना चाहिए एप्लीकेशन के अंदर। अगर अपन जब सिस्टम के अंदर देखते हैं, आप लोग ऑडिट करते हो तो आपको सिस्टम ही खुद बताता है कि भाई डेटर्स का नेगेटिव बैलेंस है, वो आपके सामने हाईलाइट करता है वो, बराबर, क्रेडिटर्स का डेबिट बैलेंस है वो आपके सामने हाईलाइट करता है। सो ये जो ऐसा कैश बैलेंस नेगेटिव में चला गया तो ये क्या है, एक्सेप्शन है ये, बराबर, तो वो आपको रिपोर्ट करेगा वो। तो ये सारी बातें जो है ना ये किसके अंदर होती है, ये एप्लीकेशन के अंदर होती है। सो दीज कंट्रोल्स आर कॉल्ड एज व्हाट, द एप्लीकेशन कंट्रोल्स। एडिट चेक्स, अगर आपने ट्रांजैक्शंस को आपने अगर चेंज किया है, अल्टर किया है तो दिखेगा वहां पे कि इट इज एडिटेड। एक सिंपल एग्जांपल, आप अगर व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे आप अगर कोई भी मैसेज आप एडिट करते हो तो उसके बाद वहां पे लिख के आता है कि इट इज व्हाट एडिटेड करके, कि लोगों को समझे कि ये एडिटेड है, दिस वाज नॉट द ओरिजिनल मैसेज। अंडरस्टूड? सो ये जो है ना ये एप्लीकेशन के अंदर कंट्रोल्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, द एप्लीकेशन कंट्रोल्स। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में बेटा, अब अपन बात कर रहे हैं एग्जांपल्स ऑफ व्हाट। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ जनरल आईटी कंट्रोल्स, बराबर। जनरल आईटी कंट्रोल्स में क्या कहता है कि अगर आप प्रोग्राम को चेंज करना है,
बराबर कि नहीं? मतलब प्रोग्राम को चेंज करना है, मतलब कोई भी प्रोग्राम को आपको अपडेट करना है तो आपको परमिशन होनी चाहिए, बराबर। आपको लोगों को एक्सेस देना है, बराबर। उसके बाद इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू रिलीजेस और पैकेज सॉफ्टवेयर, अगर नया कुछ आपको रिकॉर्ड करना है, अपडेट इंस्टॉल करना है, तो ये सारी बातें जो है ना, कंट्रोल्स क्या होती है, ये जनरल होता है ये कंट्रोल्स ओवर द सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू और मॉनिटर द यूज ऑफ सिस्टम यूटिलिटीज और रिकॉर्ड्स विदाउट लिविंग ऑडिट ट्रेल। तो ये सारे जो कंट्रोल्स है, ये कौन से कंट्रोल्स है मालिक? These are the examples of the general IT controls. पढ़ो अभी इसको, जनरल IT controls. So these are the examples of what? General IT controls. So दो कंट्रोल्स अपने यहां पे हो गए कंट्रोल एक्टिविटीज को लेके। सो कौन से कंट्रोल एक्टिविटीज आपके पास कुछ जगह है कि कहीं नहीं होगी तो अलग से लिख देंगे अपन यहाँ पे। ए बी फिर यहाँ पे सी, कंट्रोल एक्टिविटीज। सो कंट्रोल एक्टिविटीज में फर्स्ट अपना क्या आया है यहाँ पे? एक है परफॉर्मेंस रिव्यूज, सेकेंड अपन ने बात करी अबाउट किसके बारे में? इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। इंफॉर्मेशन सिस्टम में हमने बात करी अबाउट जनरल आईटी कंट्रोल्स एंड एप्लीकेशन कंट्रोल्स। ठीक है, ओके। अभी बात कर रहे हैं नेक्स्ट कौन सा है? फिजिकल कंट्रोल्स। अब ये तो सिस्टम के अंदर थे, अभी अपन बात करेंगे क्या? फिजिकल कंट्रोल्स। फिजिकल कंट्रोल्स मतलब जो ये आपकी जो स्टोर है ये, बराबर है कि नहीं? आपका जो ये स्टोर है ये, बनाओ मस्त स्टोर एकदम। मस्त दुकान है आपकी ये, है ना? एकदम क्यूट क्यूट दुकान। ठीक है, सो ये जो है ये आपका स्टोर है। सो ये जो आपका स्टोर है, इधर आप क्या करोगे? फिजिकल कंट्रोल्स लगाओगे। मतलब जैसे आप क्या करते हो यहाँ पे, आप अलार्म लगा दोगे, सीसीटीवी कैमरा लगा दोगे, फायर एक्सटिंग्विशर लगा दोगे, बराबर कि नहीं? सो ये सारे जो कंट्रोल्स है, बराबर, जो भी सेफ्टी आप यहाँ पे लगाओगे, उस सबको अपन क्या बोलेंगे? दिस ऑल थिंग्स विल बी कॉल्ड एज व्हाट? द फिजिकल कंट्रोल्स। सो हियर वी फोकस, अभी आप सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर दोगे यहाँ पे, बराबर, सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर दोगे। सो ये जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है यहाँ पे? फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स इंक्लूडिंग एडिक्वेट सेफगार्ड सच एज सिक्योर्ड फैसिलिटीज ओवर एसेट्स, बराबर। ऑथराइजेशन ऑफ एक्सेस टू कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड डेटा फाइल्स, बराबर। आपके कंप्यूटर का भी कौन एक्सेस, डेटा फाइल्स जो है उसको कोई नहीं एक्सेस करेगा। एंड लास्ट में वो क्या कहता है देन? द पीरियोडिक अकाउंटिंग एंड कंपैरिजन विद अमाउंट शोन ऑन कंट्रोल रिकॉर्ड्स। फॉर एग्जांपल कंपेयरिंग, इसमें क्या करना है उसको? फिजिकल रिकॉर्ड्स के साथ इसको क्या करने का मतलब? फिजिकल वेरिफिकेशन करने का उसको, ठीक है ना? सो रिजल्ट्स ऑफ कैश सिक्योरिटी इन्वेंटरी काउंट्स, द एक्सटेंट टू विच फिजिकल कंट्रोल intended to prevent theft of assets
are relevant to the reliability of financial statements, and therefore the audit depends on circumstances such as where assets are highly susceptible to what misappropriation. So ये डेटा फाइल्स का कोई एक्सेस ना कर सके, फिजिकल वेरिफिकेशन कर सको, तो ऐसा फिजिकल सिक्योरिटी जो है वो अपन ने लगाने का, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, थर्ड पॉइंट अपन ने लगाने का फिजिकल कंट्रोल्स। करेक्ट है एकदम, यस सर। उसके बाद ये तो अपन ने पॉइंट पढ़ लिया था, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। क्या बोला था सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज में? द वर्क ऑफ वन पर्सन should be given, no one person can handle the transaction from start to end. So no, ये पहले भी लिखा हुआ है अपन ने, no one person can complete entire transaction on its own. वो पूरा अपने आप में उसको कंप्लीट नहीं करेगा. नो वन पर्सन कैन कंप्लीट द एंटायर ट्रांजैक्शन ऑन इट्स ओन. सो दैट इज सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज. सो क्या कहता है? assigning different people the responsibilities of different people, authorizing different people the responsibilities of authorizing transactions, recording, maintaining the custody of assets. Segregation of duties is intended to reduce the opportunities to allow any person to be in a position to both perpetrate and conceal errors and frauds in the normal course. कि ये हम लोग प्रिवेंट करना चाहते हैं. तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज कि यहाँ पे एक पर्सन क्या करेगा, ट्रांजैक्शन करेगा, दूसरा उसे रिकॉर्ड करेगा, तीसरा एसेट्स को मेंटेन करेगा. सो ये लोग जो है ना ये अलग अलग रहेंगे. सो कोई भी व्यक्ति पूरा काम नहीं कर सकता है. सो सर्टन कंट्रोल एक्टिविटीज में डिपेंड ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ हायर लेवल पॉलिसीज एस्टैब्लिश्ड बाय द मैनेजमेंट. बराबर. फॉर एग्जाम्पल ऑथराइजेशन कंट्रोल्स में भी डेलीगेटेड ओवर एस्टैब्लिश्ड गाइडलाइंस सच एज इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, नॉन रूटीन एक्सपेंसेस, पेटी कैश. मतलब यहाँ पे आपको जनरल या स्पेसिफिक ऑथराइजेशंस के बारे में ही बात कर रहा है वो अलग तरीके से. पढ़ो उसको. सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज. कम ऑन. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. अभी अपन को क्या बात करना है? नेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. अभी ध्यान से सुनना. फोर्थ पॉइंट. अभी 3 पॉइंट हो गए अपने यहाँ पे कंट्रोल एक्टिविटीज को लेके. मतलब ये थर्ड पॉइंट अपन ने कंप्लीट कर लिया कंट्रोल एक्टिविटीज वाला. सो कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स में हम लोग ने कंट्रोल एनवायरनमेंट देखे, उसका हम लोग ने मस्त चार्ट बना दिया. एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, इसका भी चार्ट बना दिया. कंट्रोल एक्टिविटीज के हम लोग ने पॉइंट्स देख लिए. बराबर. 4 कंट्रोल्स थे उसके, वो 4 कंट्रोल्स लगे. तो आप यहां पे इसको जोड़ लो. यहां पे वो कौन से थे? एक सबसे पहले अपन ने बात करी अबाउट
परफॉर्मेंस, फिजिकल, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। सही है एकदम, यस। सो ये हमने कंट्रोल एक्टिविटीज के ये 4 कंट्रोल्स हमने देख लिए। अब बारी आती है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड कम्युनिकेशन की। अभी फोकस करो इसके ऊपर। सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, इसके अंदर आगे क्या लिखा हुआ है? इंक्लूडिंग रिलेटेड बिजनेस प्रोसेसेस रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन। अब इस बात को समझना, जब हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इंक्लूडिंग रिलेटेड बिजनेस प्रोसेसेस रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब अपने को पहले समझना है कि सर व्हाट इज दिस बिजनेस प्रोसेसेस। मतलब कोई भी हम लोग बिजनेस को लेके कोई भी, ये आपने बचपन में ईआईएस में पढ़ा है ये, बराबर? ध्यान से सुनना, ये क्या कहता है, या अगर आपने कभी ये आईटी में कभी कुछ सुना होगा, नहीं तो ध्यान दीजिएगा। सो रिलेटेड टू बिजनेस प्रोसेसेस। अभी बिजनेस प्रोसेसेस मतलब क्या है कि कोई भी एक्टिविटी जो आप बिजनेस के अंदर करते हो, उस एक्टिविटी को हम लोग क्या कहते हैं? इट इज अ बिजनेस प्रोसेस। जैसे आप शॉपिंग करने जाते हो, आप बिलिंग करते हो, ये क्या हो गया? इट इज अ बिजनेस प्रोसेस। आई बात समझ में? आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, बराबर के नहीं? ऑनलाइन आप पेमेंट करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, इट इज व्हाट? अ बिजनेस प्रोसेस। समझ रहे बात को? मतलब कोई भी एक्टिविटी आप जब करते हो, आप ट्रैकिंग कर रहे हो, आपका प्रोडक्ट ट्रैक कर रहे हो, इट इज अ बिजनेस प्रोसेस। समझेगा बात को? सो अपन यहां पे क्या देख रहे हैं? वी आर फोकसिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, आईटी, बराबर? इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब क्या होता है? जिसके अंदर अपना हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, प्रोसेसेस और डेटा, ये सब जो आता है ना, इसको अपन क्या कहते हैं? सर दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज द इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। सो अपने को वो इंफॉर्मेशन सिस्टम देखना है इंक्लूडिंग द रिलेटेड बिजनेस प्रोसेसेस, वो सारे जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। एज एन ऑडिटर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मेरे को कौन से इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को लेना देना है भाई? जैसे कि आपका ईआरपी सिस्टम है जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट देखता है, बराबर? ह्यूमन रिसोर्सेज को देखता है, तो भाई वो मेरे लिए रिलेवेंट है ना फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मैंने क्या करना है? उस चीज को देखना है मैंने। आई बात समझ में? सो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इंक्लूडिंग द रिलेटेड बिजनेस प्रोसेसेस रिलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वो देखना है। सो एन इंफॉर्मेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ व्हाट? द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फिजिकल एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स, सॉफ्टवेयर, पीपल, प्रोसीजर्स एंड डेटा। यही मैंने कहा आपको कि इट हैज गॉट व्हाट? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, प्रोसेस, डेटा। बोलो मेरे साथ साथ एक बार, इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या क्या आता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, प्रोसेस, डेटा। और एक बार, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, प्रोसेस, डेटा। तो ये सब मिला के जो है ना, आपका क्या बन जाता है? आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम बनता है, बराबर के नहीं? सो यहां पे पीपल हु आर यूजिंग द इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये जो सिस्टम है आपका कंप्यूटर, इट इज व्हाट? द हार्डवेयर। इसके अंदर जो लगा हुआ है वो सॉफ्टवेयर, एंड देन देयर इज व्हाट? द नेटवर्क एंड द प्रोसेस थ्रू विच द इंफॉर्मेशन इज व्हाट? कम्युनिकेटेड। तो ये जो पूरा पूरा है ना, ये आपका पूरा बिजनेस को रन करता है, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये बिजनेस प्रोसेस, अगर ये रेलेवेंट टू किसको है? रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, तो यस मेरे को इसको देखने का है। समझा क्या? एकदम बात को एकदम इजी है। सो ये इसको देखना है। तो क्या क्या देखना है इसमें कि क्या मेरे को कंट्रोल्स का समझना है, इसके ऊपर क्या कंट्रोल्स लगे हुए। सो इसके ऊपर के कंट्रोल्स को अपन को अभी देखना है, ठीक है? सो ध्यान से सुनना। सो विच एनकम्पासेस द मेथड्स एंड रिकॉर्ड्स। सबसे द इंफॉर्मेशन सिस्टम रिलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव which includes financial reporting system encompass the methods and records that number 1 क्या बोलता है? हाउ द इंफॉर्मेशन सिस्टम्स क्या बोल रही है? आइडेंटिफाई एंड रिकॉर्ड ऑल वैलिड ट्रांजैक्शंस। ये सारे वैलिड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। ये रिकॉर्ड करता है ऑन टाइमली बेसिस, डिस्क्राइब ऑन अ टाइमली बेसिस द ट्रांजैक्शंस इन सफिशिएंट डिटेल
To permit the classification of transactions, measure the value of transactions in a manner that permits the recording in their proper monetary value, the time period in which the transactions occurred and permit, and present properly the transactions and related disclosures in the financial, present properly the transactions in what the proper disclosures. अभी ये जो पॉइंट जो आप देख रहे हो ना, आपको मैं बताऊं क्या, ये अपन ने जो देखा, ये अपन ने एक मेमोरी टेक्निक लिखा था, मैं याद दिलाता हूं, ये सर कैसा सिमिलर टू है, ये कुछ नहीं है, बस बहुत इजी है, ये याद है, रिकॉर्डेड आरटीपी की सीडीज वैल्यूड है, ऐसा कुछ बात करा था क्या अपन ने? हाँ जी सर, बात करी थी। सो ये क्या हुआ यहाँ पे, तो ये बात हो गई कि ऑल द ट्रांजेक्शन्स विच आर रिकॉर्डेड, ये प्रॉपर रिकॉर्डेड है कि नहीं, ऑल वैलिड ट्रांजेक्शन्स, बराबर। देन इट इज व्हाट प्रॉपरली क्लासिफाइड, इट इज व्हाट प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड, देन इट इज व्हाट ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर व्हाट रियल, बराबर, रिकॉर्डेड एंड दे आर व्हाट रियल, they are recorded on what timely basis, फिर उसके बाद it is what properly presented, किधर गया वो presentation, फिर उसके बाद classified, अरे classified दिखा था ना अपन ने, हाँ इधर classified, real, timely, posted, and it is what amount properly valued, बराबर, इधर टाइम इन प्रॉपर टाइम पीरियड, तो वही वही बात है, एकदम बेस्ट, सही है एकदम, यस। सो ये बातें हो गई अपनी किसके बारे में, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की। हम लोग ये एम कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो सारे आपके ट्रांजेक्शन जो रियल, बराबर से अकाउंटेड, टाइमली पोस्टेड, ये सब हो रहा है या नहीं हो रहा है। The quality of system generated information affects the management ability. The quality of system generated information affects the ability to make what appropriate decisions in managing and controlling the entity's activities. Communication which involves providing an understanding of individual roles pertaining to control over financial reporting, such as manuals आपने बनाने चाहिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैनुअल्स होने चाहिए, मेमोरेंडा होने चाहिए, कम्युनिकेशन कैन बी इलेक्ट्रॉनिकली, ओरली और थ्रू ये। सो सिस्टम जनरेटेड इंफॉर्मेशन मतलब जैसे आपको मैं बताऊं यहाँ पे कि जैसे आपका ये सिस्टम है, इसने क्या निकाला, ये डेटर्स एजिंग का रिपोर्ट निकाला, डेटर्स एजिंग रिपोर्ट निकाला। अब डेटर्स एजिंग रिपोर्ट, इसको ध्यान में रखते हुए अपन क्या करेंगे, अप्रोप्रिएट डिसीजन की उसको रिकवर करना है, कैसे बराबर से पैसा मिल रहा नहीं मिल रहा, तो ये जो है ना, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इंपॉर्टेंट है, करेक्ट है एकदम, यस। सो ये अपना हो गया यहाँ पे फोर्थ पॉइंट, जो क्या कहता है यहाँ पे, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इंक्लूडिंग relevant business processes, relevant to financial reporting। देखना है अपने को इंफॉर्मेशन सिस्टम्स किसे कहते हैं। सो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, प्रोसेस एंड डेटा। तो इसके लिए अपन क्या एम करते हैं कि फर्स्ट वैलिड ट्रांजैक्शन recorded on timely basis in proper time period, it is what properly classified, it is what properly valued,
प्रॉपरली क्लासिफाइड, बराबर, ये हो गया। ये वैलिड, टाइमली बेसिस, क्लासिफाइड, वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन एंड प्रॉपर टाइम पीरियड एंड प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड, क्लासिफाइड एंड डिस्क्लोज्ड। ये 2 पॉइंट्स लिखो, कंट्रोल एक्टिविटीज एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, फटाक से 30 सेकेंड्स में। ओके, चलो, एंड नाउ द लास्ट पॉइंट, क्या ये अपना मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। सो मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स मतलब क्या कहते हैं दोस्तों? व्हेन वी टॉक अबाउट मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स, मतलब उसके ऊपर सुपरविजन करना है कि जो वो कंट्रोल्स हमने लगाए हैं, क्या वो कंट्रोल्स बराबर से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वेदर दोज कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। जब हम लोग उन कंट्रोल्स के ऊपर मॉनिटरिंग करते हैं, वी रिव्यू दोज कंट्रोल्स कि वेदर दे आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट, and so that if they are not operating we can take corrective actions on timely basis। आई बात समझ? सो क्या कहता है, an important management responsibility is to establish and maintain internal control on ongoing basis। management's monitoring of controls including considering that whether they are operating as intended and they are modified as appropriate for the changes in condition। सो एस्टैब्लिश एंड मेंटेन करना, बट वो मेंटेन करने के लिए मतलब अपने को मॉनिटर करना पड़ेगा, दैट इज टू सी दैट वेदर दे आर ऑपरेटिंग, एंड अगर वो नहीं कर रहे तो अपन को क्या करना है, वी हैव टू मॉडिफाई देम एज एंड व्हेन नेसेसरी। मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स मे इंक्लूड एक्टिविटीज सच एज रिव्यू ऑफ वेदर, मतलब सारे कंट्रोल जो भी है, फॉर एग्जाम्पल वो लोग क्या बोल रहे हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन टाइमली बेसिस, क्योंकि ये कंट्रोल है अपना, बराबर। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को चेक करना है, बैंक के पास जो बैलेंस है सारे आइटम्स उसके अंदर इंक्लूड करे गए हैं या नहीं, बराबर, तो वो अपने को देखना है ऑन टाइमली बेसिस। उसके बाद इंटरनल ऑडिटर्स इवैल्यूएशन ऑफ सेल्स पर्सनल्स कंप्लायंस विद एंटिटीज पॉलिसीज ऑन टर्म्स ऑफ सेल्स कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब आपने जो डिस्काउंट्स आपने दिए गए हैं, बराबर, अगर आपने सेल्स पर्सन को बोला है कि इससे ज्यादा 10% के ऊपर डिस्काउंट नहीं देने का, तो आपने अगर 15% डिस्काउंट दिया है तो यू हैव नॉट कंप्लाइड विद दोस टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना, मतलब आपको परमिशन जितनी दी उससे ज्यादा आप कर रहे हो, अलाउड नहीं है, तो वो आपको देखना है। लीगल डिपार्टमेंट्स ओवरसाइट ऑन कंप्लायंस विद द एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज, दैट इज कंप्लायंस विद द लॉ। दिस मॉनिटरिंग इज डन टू एंश्योर दैट controls continue to operate effectively over time। For example, if timeliness and accuracy of BRS are not monitored, personals are likely to stop preparing them। आई बात समझ में आपको? Yes sir। So this is what is monitoring of controls। So monitoring of controls मतलब अपन क्या कहते हैं कि अपन को इन कंट्रोल्स के ऊपर क्या करना है, चेक करना है कि whether these controls are what operating effectively or not। क्लियर एकदम?
सो अब यहाँ पे क्या कहता है, द इंटरनल ऑडिटर्स, अभी इधर जो है ना इंटरनल ऑडिटर्स का रोल आता है यहाँ पे। और अब अपन क्या देख रहे हैं, ये पूरा अपन ने ऐसे 610 पढ़ा है ना अपन ने, तो ये इंपॉर्टेंट है अपने को। So internal auditors or personnel performing similar this contribute to what? Internal auditors contribute to monitoring of an entity's control through separate evaluations. Ordinarily, अभी आपको पता है इंटरनल ऑडिटर कौन होते हैं, क्या काम करता है, ठीक है ना, तो अपन बस उसको रीड करना है। Ordinarily, they regularly provide information about functioning of internal control, बराबर, focusing on evaluation of effectiveness of internal control and communicate information about the strengths and deficiencies in internal control and giving what recommendations for improving internal control. Basically, this is what is the definition of internal audit. Internal audit is what? An independent appraisal function by the management. अपन ने पढ़ा था ना इसको, which provides what? Continuous and critical appraisal of the functioning of an entity with a view to suggest improvements and add value to this. So internal auditors क्या करते हैं, ये continuous basis पे ये लोग क्या करते हैं, कंट्रोल्स को रिव्यू करते हैं, बराबर। सो वो फंक्शनिंग बराबर से हो रहा है या नहीं हो रहा, उसका इफेक्टिव है कि नहीं, मतलब वो बराबर से है कि नहीं, कम्युनिकेट करेंगे उसके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस को, और फिर साथ ही साथ क्या करेंगे, रिकमेंडेशंस भी देंगे। तो यहाँ पे हम लोग मार्जिन में लिखेंगे कि व्हाट डज इंटरनल ऑडिटर्स डू, इंटरनल ऑडिटर्स रोल, ठीक है। अब यहां पे वो क्या कहता है, मॉनिटरिंग में ऑल्सो इंक्लूड व्हाट? कम्युनिकेशन विथ व्हाट? दी एक्सटर्नल पार्टीज। मतलब एक्सटर्नल पार्टीज मतलब हम लोग क्या करेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे या कस्टमर से फीडबैक लेंगे, फीडबैक लेंगे या उनके कंप्लेंट्स अगर आए हैं तो वो देखेंगे, बराबर। सो जिससे अपने को पता चलेगा कि द प्रॉब्लम और हाईलाइट एरियाज दैट नीड टू बी व्हाट? इंप्रूवमेंट्स, बराबर। कस्टमर्स implicitly corroborate billing data by paying their invoices or complaining about their changes. In addition, regulators may communicate with what? The entities concerns, matters, etc. तो यहाँ पे क्या है, हम लोग मॉनिटरिंग एक तो कैसे कर सकते हैं, मॉनिटरिंग ये जो है इधर आप समझो, वाई नहीं, व्हाट इज मॉनिटरिंग, ये अपन देख रहे हैं। इस मॉनिटरिंग में व्हाट इज द रोल, एंड यहां पे अपन लिख रहे हैं थर्ड पॉइंट कि एक्सटर्नल सोर्सेस से भी हम लोग हमारे कंट्रोल्स सही से चल रहे हैं या नहीं चल रहे वो अपन देख सकते हैं, ठीक है। सो ये बात हो जाएगी अपनी। सो रेगुलेटरी एजेंसी से, कस्टमर्स से, इस सबसे होएगा, ठीक है। सो ये मॉनिटरिंग का पॉइंट एक बार आप पढ़ लीजिएगा। चलो चलो अच्छे से रीड करो इसको। चलो सो यहां से अभी अपन आगे बढ़ते हैं मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स होने के बाद। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, तो ओवरऑल सिस्टम्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल कंप्राइजेस ऑफ, ये हमने ऑलरेडी पहले बात कर चुके थे हम लोग इसको, कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स एंड अकाउंटिंग कंट्रोल्स। सो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स हम लोग को पता है, जो हमारे बजट्स, क्वालिटी कंट्रोल, ये वो सब दिखते हैं। अकाउंटिंग जो अपने फाइनेंशियल कंट्रोल्स है,
अब हम लोग बात करेंगे आगे दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की, वो है इंटरनल चेक, ठीक है, एंड दूसरा इंटरनल ऑडिट, ठीक है ना। सो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं बिकॉज दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ व्हाट द अकाउंटिंग कंट्रोल्स, ठीक है। चलो सो अभी हम लोग बात करते हैं फर्स्ट अबाउट व्हाट इंटरनल चेक सिस्टम। रेडी सब लोग? यस, ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट इंटरनल चेक सिस्टम। ओके, सो इंटरनल चेक सिस्टम क्या होता है अभी हम लोग ये समझेंगे। अभी ये बेसिक हो गया अपना, बराबर। तो यहाँ पे ये अपना सारे कंपोनेंट्स हो गए। इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स, मतलब कंट्रोल्स के ऊपर ओवरसाइट रखने का कि वेदर दे आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट, जो अभी हमने डिस्कस किया, एंड कंट्रोल एनवायरमेंट। सो ये हो गया अपना कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो अपन बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट इंटरनल चेक, ठीक है। सो व्हाट इज दिस इंटरनल चेक बच्चों? आइए जरा इसको एकदम अच्छे से मन लगा के स्टडी करते हैं। सो इंटरनल चेक, व्हाट इज इंटरनल चेक? चेक चेक इंटरनल चेक। सो इंटरनल चेक मतलब क्या होता है आप समझिए। बेसिकली इट इज अ चेक, इंटरनल चेक इज अ चेक ऑन व्हाट डे टू डे ऑपरेशंस, बराबर। सो इंटरनल चेक इज अ चेक ऑन व्हाट डे टू डे ऑपरेशंस, बराबर। इट इज अ चेक ऑन डे टू डे ऑपरेशंस, लिखो इधर, इट इज अ चेक ऑन डे टू डे ऑपरेशंस। इधर लिखता हूं, आप लोग मत लिखो, पहले मेरे को लिखने दो। ऑन डे टू डे ऑपरेशंस, जो रोज का काम होता है ना। सो इंटरनल चेक इज अ चेक ऑन डे टू डे ऑपरेशंस, बराबर। मतलब जो रोजाना जो काम होता है ना अपना, उसके ऊपर चेक रखना। एग्जाम्पल अगर अपन बात करें, जैसे कि अपन कैश को हैंडल करते हैं। सो कैश का जो काम होता है वो क्या होता है अपना? रोजाना काम होता है ना, वो रोज का काम होता है वो। तो इट इज द चेक ऑन डे टू डे ऑपरेशंस। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट कैश, जिसके अंदर क्या होता है, जैसे आप समझिए हम लोग क्या करते हैं, द वर्क इज डिवाइडेड। जो हम लोग सेग्रीगेशन में बात करते हैं ना, वैसा। तो वर्क इज व्हाट डिवाइडेड। इसके अंदर क्या होता है, द वर्क इज डिवाइडेड, जिसके अंदर कैश की अगर बात करें, सो एक व्यक्ति कैश को क्या करता है, कलेक्ट करता है। दूसरा व्यक्ति जो है ये कैश को क्या करता है, इसको अकाउंट फॉर करता है। क्या करता है? अकाउंट फॉर। ये एग्जाम्पल है। एंड तीसरा व्यक्ति जो है ये क्या करता है, इसको डिपॉजिट करता है। सो इसके अंदर क्या होता है ना दोस्तों, द वर्क ऑफ वन पर्सन इज चेक्ड बाय द वर्क ऑफ अनदर पर्सन, बराबर। और ये जो काम हो रहा है ना, ये कैसा काम होता है, एकदम ऐसा रूटीन काम बन जाता है। वेर बाय वर्क ऑफ वन पर्सन इज वेरीफाइड, जिसके अंदर क्या होता है, वर्क ऑफ वन पर्सन is verified independently or is complementary to the work of another person। क्या होता है, वर्क ऑफ वन पर्सन इज वेरीफाइड, इज प्रूव्ड, बराबर, इंडिपेंडेंटली ऑन इट्स ओन, और इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द वर्क ऑफ अनदर पर्सन। मतलब ये कैसा है, एक रूटीन, इट इज एन इनबिल्ट सिस्टम, जिसमें कि क्या होता है, ये जो अकाउंटेंट है ना बॉस, आप समझो, ये अकाउंटेंट जो है ना, ये क्या करता है इंडिपेंडेंटली, इसके पास तो कैश है नहीं, तो ये क्या करता है, जो कैश कलेक्ट कर रहा है उसका भी काम चेक करता है, और जो डिपॉजिट कर रहा है उसका भी काम चेक कर रहा है।
बट जो कलेक्ट कर रहा है उसको पता है कि इतना ही कैश जमा होना चाहिए, तो इसीलिए डिपॉजिट करने वाले का काम किसके ऊपर डिपेंडेंट है? तो डिपॉजिट करने वाले का काम डिपेंडेंट है कलेक्शन के ऊपर, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन हो जाता है और या डिपेंडेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। अकाउंटेंट वाला क्या करता है? अकाउंटेंट वाला इंडिपेंडेंटली दोनों के काम चेक करता है। समझा बात को? अकाउंटेंट वाला क्या करता है? दोनों के इंडिपेंडेंटली काम चेक करता है। बट डिपॉजिट वाला क्या करता है? तूने बराबर कलेक्ट किया कि नहीं, मेरा काम तेरे ऊपर डिपेंडेंट है, तूने कुछ गड़बड़ किया मतलब मैं तेरी गड़बड़ पकड़ लूंगा। या डिपॉजिट वाला कलेक्शन या कलेक्शन वाला डिपॉजिट का, ये एक दूसरे का काम दोनों पे क्या है? निर्भर करता है। तो ऐसे जो है ना दोस्तों, आप समझ रहे हैं बात को? सो दिस इज हाउ द वर्क ऑफ वन पर्सन is proved independently or is complementary to the work of another। जिसके वजह से क्या होता है, अगर कुछ गलतियां हुई भी होंगी, अगर कुछ मिस्टेक्स हुए भी होंगे, तो इट इज इमीडिएटली आइडेंटिफाइड, इट इज इमीडिएटली डिस्कवर्ड, मतलब उसका लेट होता ही नहीं कुछ भी। सो इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनल चेक। और आपको पता है कि डिफाइन किसने किया? ये डिफाइन किया बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ ICAEW, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स ने ये कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया है। दैट इज व्हाट इज इंटरनल चेक। आएगा ध्यान में बच्चों? यस सर। सो दिस इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स वी टॉक अबाउट इज इंटरनल चेक। कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपको? सो इंटरनल चेक मतलब बेसिकली क्या बोल रहे हैं अपन? द वर्क ऑफ वन पर्सन इज वेरीफाइड बाय अनदर पर्सन। ये डे टू डे ट्रांजैक्शंस में ये इनबिल्ट सिस्टम बनता है, मतलब ऐसा कुछ अलग अपने को करने की जरूरत नहीं है। इसमें अगर अपन एग्जाम्पल्स की अगर बात करें, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, बराबर? ऐसा एग्जाम्पल्स अपन कंडीशंस वगैरह दिए गए हैं जिसमें अपन देखते हैं, बट मैं आपको और इसके एग्जाम्पल्स जो रियल लाइफ में हम लोग को देखने मिलता है उसके बारे में बात करते हैं। सो एग्जाम्पल्स की अगर अपन बात करें, सो बैंक में जब अपन डिमांड ड्राफ्ट निकालने जाते हैं, बैंक डिमांड ड्राफ्ट निकालने जाते हैं, तो आपने देखा होगा पूरा सिस्टम होता है। पहले आप कैश भरते हो, फिर डीडी का फॉर्म भरते हो, फिर वो डीडी प्रिंट होता है, फिर वो मैनेजर से अप्रूव होता है और फिर डीडी इशू होता है। एक व्यक्ति का काम दूसरा व्यक्ति चेक कर रहा है। समझे बात को? यस सर। सो ये ऐसा जो है ना सिस्टम अपने को देखने को मिलता है, क्योंकि बैंक में रोज का काम है ना डीडी निकालना, ऐसा। सो ये आपको समझ में आ गया क्या? अब अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है तो अपन इसको थोड़ा रीड करते हैं। सो क्या कहता है? इंटरनल चेक implies organization of overall system। एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर जो अरेंजमेंट जो हो रहा है, बराबर, इट इज दैट सिस्टम इन सच अ वे दैट नो वन पर्सन कैन कैरी थ्रू द ट्रांजैक्शन एंड रिकॉर्ड एवरी एस्पेक्ट। बराबर के नहीं? कोई भी व्यक्ति पूरा काम नहीं करेगा, वो डिवाइड होगा। इट इज अ बिल्ट इन डिवाइस एज फार एज the organization and job allocation aspects of the controls are concerned। जिसमें कि क्या कोई व्यक्ति वो पूरा ट्रांजैक्शन स्टार्ट टू एंड स्टार्ट नहीं कर सकता है। कैश कलेक्शन, अकाउंटिंग, डिपॉजिट, इशुएंस ऑफ डिमांड ड्राफ्ट इन बैंक, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं। दिस सिस्टम प्रोवाइड्स व्हाट? checks on day-to-day transaction which operate continuously as a part of what routine system। ये रूटीन बन जाता है जिसके अंदर क्या होता है? वर्क ऑफ वन पर्सन इज प्रूव्ड इंडिपेंडेंटली और इज मेड कॉम्प्लीमेंट्री टू द वर्क ऑफ अनदर पर्सन। कॉम्प्लीमेंट्री जब अपन बोलते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या बोलते हैं? कि इट इज डिपेंडेंट, इट इज व्हाट? डिपेंडेंट ऑन द वर्क ऑफ अनदर पर्सन, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द अनदर पर्सन। इंडिपेंडेंटली मतलब क्या? अपने आप से। तो जैसे कैश कलेक्शन, अकाउंटिंग, डिपॉजिट, समझ में आ गया ना अभी? सो दिस इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट? द इंटरनल कंट्रोल्स। समझ में आया बच्चों बात को? सो इंटरनल चेक, कोई भी व्यक्ति पूरा काम शुरुआत से लेकर अंत तक नहीं करेगा। ये ऐसा रूटीन बनेगा जो हम लोग कह रहे हैं ना बिल्ट इन डिवाइस। सो बिल्ट इन डिवाइस मतलब क्या है? ये ऐसा रूटीन बनेगा आपका कि जिसके अंदर एक व्यक्ति का काम दूसरा व्यक्ति बॉस ये क्या करेगा? ये चेक करेगा। सही है एकदम? यस सर। अब द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ व्हाट? द इंटरनल चेक सिस्टम। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है आइए देखते हैं। फोकस क्या है हमारा? सबसे पहले हमारा फोकस ये है
कि एरर्स एंड फ्रॉड्स अगर कोई हुए होंगे तो उसको आसानी से हम लोग को ढूंढ के निकालना है। एरर्स एंड फ्रॉड्स अगर हुए होंगे तो वो होने की संभावना है, अपने को क्या करना है, उसको कम करना है। स्टाफ की एफिशिएंसी को बढ़ाना है, बराबर। जहां कुछ गलती हो रही है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया को वो ढूंढ के निकालना है कि जहां पे वो क्या हो रहा है, फ्रॉड्स हो रहे हैं। उसके बाद टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द बिजनेस by ensuring that the accounts are always subject to what, scrutiny and check। हर घड़ी हर समय वो क्या होना चाहिए, क्विकली चेक होना चाहिए। एंड उसके बाद ये तो उसी का पॉइंट हो गया, टू प्रिवेंट एंड अवॉइड मिस अप्रोप्रिएशन एंड एम्बेजलमेंट ऑफ कैश एंड फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। सही है एकदम। सो अब यहाँ पे हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक जो देख रहे हैं दोस्तों, वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल चेक। अभी मैं एक बात बोलने वाला हूं, इधर ध्यान से सुनना। क्या बोला है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ व्हाट, इंटरनल चेक। आपको याद होगा हम लोग ने बात करी थी, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इसको भूलने का नहीं, बात करी थी कि हमने व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। यस सर, करा था, बात करा था। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, दे शुड बी प्रॉम्प्टली रिकॉर्डेड, एग्जीक्यूटेड एज पर ऑथराइजेशन, करेक्ट अमाउंट, करेक्ट पीरियड, ये बात करी थी। फिर हमने बात करी थी व्हाट आर द बेसिक अकाउंटिंग कंट्रोल्स के ऑब्जेक्टिव्स। यस सर। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं वो क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल चेक। अब इंटरनल चेक मतलब क्या है, आपको दिखाया कि वर्क ऑफ वन पर्सन इज वेरीफाइड, दैट इज बुक में क्या लिखा था, इट इज प्रूव्ड independently or is complementary, that is dependent upon the work of another person. Now what is the objectives of internal check? So objectives of internal check एकदम सिंपल भाई, एकदम रिलैक्स। सो अपने को क्या करना है, इंटरनल चेक क्यों लगा रहे हैं अपन, सर वेरी सिंपल, वी वांट टू प्रोटेक्ट द इंटेग्रिटी ऑफ बिजनेस। क्या करना है अपने को, सर वी वांट टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द बिजनेस। सो अगर आपको ये बिजनेस की इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है तो आपने क्या करना चाहिए, सो वी हैव टू लोकेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज, कि कहां क्या गड़बड़ हो रही है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज को अपन को क्या करना है, वी हैव टू लोकेट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज। सो लोकेट व्हाट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज। सो फर्स्ट पॉइंट अपन ने क्या बोला, वी वांट टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द बिजनेस, की सब कुछ बराबर होना चाहिए। यह होने के लिए हम लोग को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज को लोकेट करना है कि जहां पे क्या हो रहे हैं, एरर्स एंड फ्रॉड्स हो रहे हैं, बराबर। सो ऐसे एरियाज जहां पे फ्रॉड्स हो रहे हैं हम लोग क्या करना चाहते हैं, सो यहां पे तीन बातें क्या बोल रहे हैं अपन। तो फर्स्ट पॉइंट यहां पे क्या बोल रहे हैं अपन, ध्यान देंगे सब लोग। सो फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इससे अपने को ये जो एरियाज है जिसमें वी वांट टू डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स, या तो सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, वी वांट टू अवॉइड एंड मिनिमाइज एरर्स एंड फ्रॉड्स। एंड उसके बाद अपन क्या बोल रहे हैं, वी वांट टू प्रिवेंट व्हाट, प्रिवेंट एम्बेजलमेंट और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। आई बात समझ। और ये जब सब हो जाएगा ना, राइट, तो इससे हम लोग क्या एम करेंगे कि इससे सब मतलब भाई क्या बढ़िया काम हो रहा है, मतलब सब कुछ आप डिटेक्ट कर पा रहे हैं, सब कुछ हो पा रहा है। सो इससे क्या हो जाएगा, वी विल बी एबल टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ व्हाट, स्टाफ। मतलब इनको पता रहेगा अभी सब कुछ गड़बड़ करा अपन ने तो भाई गड़बड़ हो जाएगा मामला। सो ऐसे क्या है, दिस इज व्हाट वी आर एमिंग, कि बाबा दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ व्हाट, इंटरनल चेक। समझ में आएगा आपको। सो क्या करना है अपने को, फर्स्ट वी हैव टू, मतलब एकदम सिंपल, इंटरनल चेक काय को लगा रहे हैं अपन, कि सर वी वांट टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की है ना ऑनेस्टी, एकाग्रता बराबर की नहीं, वो अपने को मेंटेन करना है।
कि कहीं पे भी अपने को ऐसा उसमें लैप्सेस नहीं चाहिए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स दे शुड बी ऑलवेज सब्जेक्ट टू व्हाट प्रॉपर स्क्रूटिनी एंड चेक। ये होने के बाद, ये करने के लिए वी वांट टू लोकेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज जहां पे एरर्स एंड फ्रॉड्स होते हो। इससे लोकेट तो कर ही लेंगे, डिटेक्ट करेंगे, अवॉइड करेंगे और एम्बेजलमेंट ऑफ कैश होने से रोकेंगे। इससे इंटीग्रिटी ऑफ एफिशिएंसी ऑफ स्टाफ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या आपको दिख रहा है ये? डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स, बोलो बच्चों क्या बात है? सो डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स, डिटेक्ट, अवॉइड, मिनिमाइज, increase the efficiency, locate responsibility, protect integrity or prevent and avoid misappropriation and embezzlement of what cash। तो ये हो गया अपना क्या, इंटरनल चेक और उस इंटरनल चेक के ऑब्जेक्टिव्स। डन है एकदम? यस सर। फटाफट ये 2 पॉइंट्स अपन लिखेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स, और ये फिर उसके बाद आगे बात करेंगे कि अगर इस इंटरनल चेक्स की इफेक्टिवनेस और अपने को उसका एफिशिएंसी, उसके अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो आपने एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। करेक्ट है एकदम? तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले ये आप लोग इसको नोट करेंगे। चलो चलो, यहां से आगे बढ़ते हैं फिर अभी अपन। और अब बात कर रहे हैं किसके बारे में, कि अगर अपने को इफेक्टिवनेस ऑफ एफिशिएंट सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक अगर बढ़ाना है अपने को, तो ये कौन सी चीजों के ऊपर रहेगा। मतलब आपने एक बहुत बढ़िया सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक लगाया, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है, बट आपको ये इंटरनल चेक सिस्टम जो है ना, आपको ये इफेक्टिव करना है।
मतलब आपको इसको जो है ना बहुत मतलब इसका जो रिजल्ट है अपने को बराबर, ये रिजल्ट आपको बहुत अच्छा लेके आना है इसका, राइट। यू वांट एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। सो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे? सो इफेक्टिवनेस ऑफ एफिशिएंट सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक अगर चाहिए तो क्या करेंगे? नंबर वन, क्लैरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपना फोकस कहां होगा? सो विल बी फोकसिंग अपॉन द क्लैरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिविजन ऑफ वर्क, स्टैंडर्डाइजेशन एंड अप्रेजल। अब ये चार बातें मतलब क्या है आप समझिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट दिस। फर्स्ट ये बात करेंगे अपन कि भाई आपको अगर इंटरनल चेक लगाना है, मतलब आपको एकदम सिंपल बात बता रहा हूं, अगर आपको इंटरनल चेक लगाना है तो आपने क्या करना है? सर यू हैव टू डिवाइड द वर्क, खत्म। बिकॉज नो वन पर्सन कैन हैंडल द ट्रांजेक्शन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। वर्क ऑफ वन पर्सन इज वेरीफाइड, प्रूव्ड इंडिपेंडेंटली बाय अनदर। तो डिविजन ऑफ वर्क होना चाहिए। जो काम आपने डिवाइड किया है उसमें हर एक व्यक्ति को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो पता होनी चाहिए। तो सेकेंड पॉइंट अपन क्या बोल रहे हैं? देयर शुड बी क्लैरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर ये जो आपने सिस्टम लगाया वो स्टैंडर्ड सेट कर लो, वो यूनिफॉर्म बना दो कि हमारे यहां ऐसा ही होगा, वैसा ही करना है अपने को। सो दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट स्टैंडर्डाइजेशन। एंड फिर लास्ट में अपन ने क्या करना है? उसको अप्रेस करना है, उसको इवेल्युएट करना है कि सब कुछ बराबर चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर ये आप चार बातें कर लो तो इससे क्या हो जाएगा? अपना जो बढ़िया सा सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक जो हमने लगाया ना मालिक, वो सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक बहुत तूफान चलेगा। आई बात समझ में? सो दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज कि अगर एक इफेक्टिव एफिशिएंट सिस्टम आपको रन करना है इंटरनल चेक का, सो ये चार बातें होनी चाहिए। सो द इफेक्टिवनेस ऑफ अ गुड सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक अगर चाहिए तो यू शुड बी डूइंग दीज फ्यू पॉइंट्स, यू शुड कंसिडर दिस। सो कौन से पॉइंट्स है? सबसे पहले क्या करो? डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क होने के बाद हर एक को क्लैरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, स्टैंडर्डाइजेशन लेके आओ, समय समय पे उसको अप्रेस करो। लेट्स गो थ्रू इट। ये 1 2 3 4 उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों ने लिख दिया होगा उसको। यस सर। सो क्या कहते हैं? क्लैरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉरी इधर पहले डिवीजन ऑफ वर्क में आएंगे। सो डिवीजन ऑफ वर्क मतलब क्या है? सेग्रीगेशन शुड बी मेड इन सच अ मैनर दैट द फ्री फ्लो ऑफ वर्क इज नॉट इंटरप्टेड। मतलब सबका काम एकदम स्मूथली चले, किसी का काम किसी के आड़े नहीं आना चाहिए, एकदम रूटीन बनना चाहिए, ठाक 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 फ्लो में काम होना चाहिए। बैंक डीडी फ्लो में बनना चाहिए, इधर पैसा आया आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा, आगे खलास। आई बात समझ में? फ्री फ्लो ऑफ वर्क ऐसा सेट करना है वो। एंड ऑल्सो टू डिटरमाइन द वर्क ऑफ वन पर्सन इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द अदर, then it is suggested that rotation of different employees through various components of the job should be effectively implemented। मतलब यहां पे वो क्या बोल रहा है? आपने क्या करना चाहिए? there should be rotation of duties of employees। क्या करना चाहिए अपन ने? rotation of duties, एम्प्लॉयज की ड्यूटीज को अपन ने रोटेट करते रहना चाहिए टाइम टाइम पे। सही है, एकदम बहुत बढ़िया चल रही है। उसके बाद क्लैरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहता है? द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पर्सन विच आर एंगेज्ड इन द वेरियस ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस शुड बी प्रॉपरली आइडेंटिफाइड। उनको पता होना चाहिए कि वो लोग क्या काम कर रहे हैं। अ वेल इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बराबर के नहीं डिपिक्टिंग द नेम्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबल पर्संस विल हेल्प टू फिक्स दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब एक आप क्या कर लो भाई, यहाँ पे जो चार्ट बना रहा है ना, आप क्या कर लो, यहाँ पे एक बढ़िया सा आप है ना एक फ्लो चार्ट बना दो, आप एक मस्त फ्लो चार्ट बना दो कि जिसके अंदर कौन से व्यक्ति को क्या काम करना है कौन से समय पे, ये उसको पता रहेगा। ये प्रोडक्शन लाइन में चलता है, ये फर्स्ट ये स्टेप देन दिस स्टेप देन दैट स्टेप। क्वालिटी चेक कभी होएगा? कोई क्वालिटी चेक पहले नहीं करेगा। आई बात समझ में? कोई रॉ मटेरियल एंड में इंट्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ये एकदम बढ़िया बात हो रही है, क्लैरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन वी टॉक अबाउट स्टैंडर्डाइजेशन। द एंटायर प्रोसेस शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड by creating what a suitable policies commensurate to the size and nature of the business। and then appraisal मतलब क्या है? उसका पीरियोडिक रिव्यू करना चाहिए कि सब कुछ बराबर से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपको बोला जाए
कि ये ऑब्जेक्टिव्स है इंटरनल चेक के, बराबर। और अगर ये सेकेंड पॉइंट अभी अपन बात कर रहे हैं, इफेक्टिव इंटरनल चेक के लिए क्या करना चाहिए, नंबरिंग करना है, बस यहां पे लिख रहा हूं मैं, ये साथ में लिख दो, ये कोई खास बात नहीं है। इफेक्ट ये अपने लिए बस क्या सामने होना चाहिए, इफेक्टिव इंटरनल चेक के लिए फर्स्ट पॉइंट क्या करेंगे अपन, फर्स्ट पॉइंट डिवीजन ऑफ वर्क, सेकेंड पॉइंट क्लैरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, नंबर 3 स्टैंडर्डाइजेशन, नंबर 4 इस पूरे सिस्टम को समय समय पे आपने अप्रेजल करना चाहिए। लिख लो इसको फटाफट, चलो डन। इजी लग रहा है फाइनल ऑडिट आप सबको, राइट। बुक में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, इंस्टाग्राम हैंडल भी है, कुछ भी क्वेरीज वगैरह आती है फील फ्री टू मैसेज कनेक्ट विथ मी, है ना। टेंशन लेने का, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देने का, टेलीग्राम पे नहीं, टेलीग्राम पे बहुत मैसेजेस होते हैं, तो ये मेरा पर्सनल नंबर है, तो मस्त है एकदम व्हाट्सएप पे मैसेज डालने का, कुछ भी क्वेरी रहा तो, ठीक है ना। कुछ भी पार्ट नहीं समझा, कुछ क्वेरी है, ठीक है। ठीक, चलो अब यहां पे बात कर रहे हैं कि चलो सर इंटरनल चेक क्या है वो समझ में आ गया, वो इंटरनल चेक के ऑब्जेक्टिव्स क्या है सर वो भी समझ में आ गया, उस इंटरनल चेक को इफेक्टिव कैसे बनाए वो भी समझ में आ गया। अरे बहुत बढ़िया सर, बट अभी क्या बात कर रहे हैं अपन, अभी जो बात कर रहे हैं वो कंडीशंस, कि इंटरनल चेक के अंदर क्या कंडीशंस होने चाहिए, क्या प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, ये सारी चीजें होगी तो हम लोग कहेंगे कि हाँ भाई इंटरनल चेक है इसके अंदर। इंटरनल चेक कहेंगे किसे, सो व्हाट आर द जनरल कंडीशंस, आप समझ रहे क्या बात को, व्हाट आर द जनरल कंडीशंस, जनरल कंडीशंस पर्टेनिंग टू इंटरनल चेक सिस्टम में भी समराइज। कंडीशन मतलब ऐसे क्या रूल्स होने चाहिए भाई, इसके अंदर क्या प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, समझ रहे बात को, कि अगर ये चीजें होगी तो हम लोग कहेंगे कि दिस इज व्हाट इज इंटरनल चेक, ऐसा व्हाट कंडीशंस देयर शुड बी। सो ऐसा ये पूरा लिस्ट दिया गया है 10 पॉइंट का, जो डिफाइन करता है कि ओके दिस इज व्हाट इज इंटरनल चेक, समझे बात को। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है इसके अंदर, बेस्ट है एकदम, वो कहता है नो सिंगल पर्सन should have complete control of any important aspect of the business. Every employee's action should come under the review of another person. समझा क्या बात को, हर व्यक्ति का जो काम है वो दूसरे व्यक्ति के अंदर स्कैनर में आना चाहिए। जैसे हमने बात करी यहां पे एग्जाम्पल, डिमांड ड्राफ्ट आता है नहीं है, डिमांड ड्राफ्ट वर्क ऑफ वन पर्सन इज स्क्रूटिनाइज, कोई भी व्यक्ति, कंडीशन रूल क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, कि कोई भी व्यक्ति जो है ना वो अपने आप से पूरा काम नहीं कर सकता, समझा बात को। एग्जाम्पल समझेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट इजी हो जाएगा। आप भी जब ऑडिट करने जाते हो क्लाइंट प्लेस पे तो देखो कि भाई इसमें सेग्रीगेशन है कि नहीं है, कोई भी व्यक्ति पूरा काम स्टार्ट टू एंड नहीं करना चाहिए। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, स्टाफ ड्यूटीज शुड बी रोटेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ड्यूटी शुड बी रोटेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब रोटेशन ऑफ ड्यूटीज होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल बैंक में चलते हैं और बात करते हैं अबाउट व्हाट, बैंक का कैशियर, बैंक का कैशियर जो है ना एक महीना आपको वो दिखेगा, उसके बाद कोई दूसरा दिखेगा, क्योंकि बैंक सेंसिटिव एरिया ना, ये सारे कंट्रोल्स आपको वहां एकदम आसानी से दिखेंगे आपको। सो स्टाफ ड्यूटी शुड बी रोटेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, नहीं तो वो अगर एक ही व्यक्ति बहुत टाइम तक अगर वो करेगा ना तो उसको पता है कि अपन ही देख रहे हैं ये सब चीजें, तो वो बिंदास्त वहां पे क्या करेगा, वो फ्रॉड करेगा, वहां पे वो रुकेगा ही नहीं उसके लिए। तो ऐसी बात है वो, ठीक है। उसके बाद आपको यहां पे दिख रहा है
दे शुड बी एनकरेज टू गो ऑन लीव एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। ये आपको दिखता है कि इधर मल्टीनेशनल कंपनीज में उनके मैंडेटरी लीव्स होते हैं, बराबर कि नहीं, इनको मैंडेटरी ऐसे लीव्स देते हैं वो लोग, बराबर है, मैंडेटरी छुट्टी ले ले ही करके। अगर आपके कोई भी रिलेटिव्स अगर वो जॉब कर रहे हैं, ब्रदर सिस्टर कोई भी एनीबडी, तो आप लोग देखोगे कि जैसे ईयर एंड होने आता है ना, और उनके अगर कुछ पेड लीव्स बचे हुए होंगे ना, तो वो कंपलसरी छुट्टी पे जाते हैं, मतलब वो रुकते नहीं ऑफिस में, वो ऑफिस में उनको वो यूटिलाइज करना ही पड़ता है, वो लीव एनकैशमेंट वगैरह नहीं रहता उनको, तो दे हैव टू टेक द लीव। समझा क्या बात को? तो ऐसे केस में क्या होता है कि उसके जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति आएगा, और वो दूसरा व्यक्ति आएगा तो वो उसका काम करेगा ना, तो अगर उधर कुछ गड़बड़ हो गया तो वो ढूंढ के निकाल सकता है। सो अपना वर्क और 1 पर्सन इज प्रूव्ड बाय अनदर पर्सन, कहीं काम रुक भी नहीं रहा है और वो छुट्टी भी कर रहा है, ऐसा मजा है। तो छुट्टी आपको वो कंपनी आपके क्या बोलते हैं उसको, ऐसा बेटरमेंट के लिए नहीं है, वो इंटरनल चेक का छुट्टी है वो, कि तुम्हारे जगह कोई दूसरा काम करेगा और आप क्या काम कर रहे हो वो पता चलेगा, ऐसा। फिर उसके बाद पर्सन हैविंग फिजिकल कस्टडी ऑफ एसेट्स, बराबर, शुड नॉट हैव एक्सेस टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बराबर कि नहीं, मतलब फिजिकल कस्टडी, बराबर, और उसका रिकॉर्ड्स किसी और के पास होना चाहिए। मतलब एग्जाम्पल, अगर इन्वेंट्री, बराबर, इन्वेंट्री की अगर बात कर रहे हैं अपन, सो इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स किसी और के पास होने चाहिए, और उसका पोजीशन जो है ना, पोजीशन किसी और के पास होना चाहिए। सेम वे में ये अपन कैश के लिए भी बोल सकते हैं, तो ऐसे जो भी है ना, कैश के लिए बोलो, या सेम अपन ये इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी बोल सकते हैं। तो भाई फिजिकल पर्टिकुलर जो चीज है ना, वो किसी और के पास होनी चाहिए, और उसके रिकॉर्ड जो है वो किसी और के पास होने चाहिए, जिससे कि क्या हो जाएगा, कोई भी है ना अल्टरेशन नहीं कर सकता है। आज आप समझिए बात को, अगर मतलब ये क्या बोलेंगे, सेग्रीगेशन ऑफ कस्टडियल फंक्शंस एंड रिकॉर्डिंग फंक्शंस, ये सेग्रीगेशन होना चाहिए। नहीं तो अगर मैं ही अकाउंट्स में रिकॉर्ड्स में मैं ही एंट्री कर रहा हूं और मेरे पास ही उसका पोजीशन है, तो अगर मेरे को दिख रहा है कैश चोरी कर रहा हूं मैं, तो अकाउंट्स में एंट्री चेंज कर लेगा ना भाई में, तो आसानी से कोई भी इसको मैनिपुलेट कर सकता है, फॉल्सिफिकेशन कर सकता है, फ्रॉड हो सकता है ना। तो ये एक कंडीशन है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि देयर शुड एग्जिस्ट एन अकाउंटिंग कंट्रोल in respect of each class of asset. In addition, there should be periodical inspection so as to establish the physical condition. अकाउंटिंग कंट्रोल होना चाहिए। अकाउंटिंग कंट्रोल मतलब क्या है कि अकाउंटिंग कंट्रोल मतलब ऑल दिस आर व्हाट प्रॉम्प्टली रिकॉर्डेड, बराबर, फॉर ईच क्लास ऑफ एसेट। मतलब अगर आप डेटर्स के बात कर रहे हो, सो इसका अकाउंटिंग कंट्रोल क्या है कि ये डेटर्स इमीडिएटली रिकॉर्ड होने चाहिए। पैसा अगर डेटर्स से रिसीव हुआ है तो वो रिसीट की एंट्री पास करनी चाहिए। अगर आप राइट ऑफ कर रहे हो डेटर्स को, तो वो जेन्युइन होने चाहिए कि सही में उसका रिकवरेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है क्या, तो ये देखना है अपने को। फिर उसके बाद अगर अपन बात करें कि स्टॉक्स के बारे में, तो स्टॉक्स का वैल्यूज बराबर से रिकॉर्ड हुआ क्या नहीं, अगर वो लॉस हो गया है, ऑब्सोलीट हो गया है, तो उसका राइट ऑफ करना चाहिए। तो प्रॉपर अकाउंटिंग कंट्रोल भी होना चाहिए उसके ऊपर कि समय समय पे वो होना चाहिए, और उसका पीरियोडिकल इंस्पेक्शन भी करना चाहिए इन ऑर्डर टू चेक द फिजिकल कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट कि वेदर इट इज फिट टू यूज, गुड और नॉट। सही है एकदम? यस सर। सो क्या क्या बातें होगी? फर्स्ट पॉइंट अपनी क्या कहता है, देयर शुड बी नो सिंगल पर्सन कैन हैंडल द ट्रांजेक्शन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, rotation of duties, work of one person should be verified by the another, that is, then employee should be encouraged to go on leave at least once in the year, segregation of accounting and custodial functions की बात हो रही है। उसके बाद फिजिकल कस्टडी, और वही बात कर रहा है अकाउंटिंग कंट्रोल इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच क्लास ऑफ एसेट्स। फिर क्या बोलता है वो नेक्स्ट पॉइंट, वो बोलता है देयर शुड बी मैकेनिकल डिवाइसेस wherever practicable to prevent loss or misappropriation of cash. Now what is this mechanical devices बेटा? एग्जाम्पल्स के तौर पे बात करेंगे। मैकेनिकल डिवाइसेस मतलब कभी आप मैकडॉनल्ड्स गए होंगे, नहीं बोलो मत, आप गए हो मेरे को मालूम है, मैकडॉनल्ड्स गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि देयर इज व्हाट एन ऑटोमेटेड कैश रजिस्टर्स यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं? ऑटोमेटेड कैश रजिस्टर। दिस ऑटोमेटेड कैश रजिस्टर डियर फ्रेंड्स इज द मैकेनिकल डिवाइस।
ये जो ऑटोमेटेड कैश रजिस्टर है ना मालिक, ये क्या है, आपका मैकेनिकल डिवाइस है। मैं आपको बताऊंगा, ऑटोमेटेड कैश रजिस्टर्स, बता रहा हूं, रुक जाओ। सो आप ये वाला, ये बेस्ट है। ये आपने देखा होगा, ये ऑटोमेटेड कैश रजिस्टर्स, ये छोटे छोटे स्टॉल्स पे भी होता है ये। सो ये क्या होता है आपको पता है कि ये इसके अंदर क्या होता है ना, आप समझिए, इन कैश रजिस्टर्स के अंदर आपको जो भी चाहिए ना, आपको एंट्री करते हो। तो मतलब आपने जैसे बोला एक मैक वेजी बर्गर, एक आलू टिक्की, ऐसा आपने उसके अंदर एंट्री पास कर दिया। फिर होता क्या है, उसके अंदर आपको दिखता है कि आपका टोटल बिल जो है वो मान लो 380 रुपीज का है, यू गेव 500 रुपीज। सो उसके अंदर वो अकाउंटेंट क्या, वो कैशियर जो है वो एंट्री करता है 500 रिसीप्ट, बराबर है। और उसके बाद वो पूरा इनवॉइस का डिटेल्स आता है, और फिर आपको उधर नीचे लिखा आता है चेंज स्टैंडर्ड करके। मतलब आप जो है कितना पैसा आपका बिल अमाउंट हो गया, कितना बिल हो गया 380, फिर ऐसे बिल पे लिखा हुआ आता है। अभी जब नेक्स्ट टाइम जाओगे तो ध्यान रखना इस बात का, आप ये बिल देखेंगे करके। सो कैश रिसीव्ड ऐसा उसके ऊपर लिखा हुआ आता है। सो कैश रिसीव्ड कितना आता है उसके ऊपर लिखा हुआ 500, और ये पूरा बिल के डिटेल्स होता है। और लास्ट में इधर नीचे ऐसे लिखा हुआ होता है चेंज स्टैंडर्ड करके, चेंज स्टैंडर्ड करके, और वो लिखा हुआ आएगा 120। तो वो सिस्टम के अंदर चला जाता है। 500 रुपए आए मेरे को, 380 रुपए का बिलिंग हुआ है, और 120 मैंने सिस्टम से वापस दिए। क्या होता है एट द एंड ऑफ द डे, जब ये मैनेजर आता है ना यहाँ पे, ये क्या करता है उस रजिस्टर में से जो है ना, इस रजिस्टर की ये जो जितना भी कैश है ना, ये कैश को काउंट करता है ये। और फिर कैश को काउंट करने के बाद सिस्टम को बोलता है कि तू बता तेरे हिसाब से कितना कैश बैलेंस होना चाहिए, तू बता तेरे हिसाब से कितना कैश बैलेंस होना चाहिए। तो क्या हो जाता है, ये जो दोनों है ना भाई, बराबर, ये कैश बैलेंस और ये कैश जो काउंट है, ये क्या होता है, दोनों फिर मैच होता है। तो इसके हिसाब से ये जो एम्प्लॉय जिसने ये बिल दिया हुआ होता है ना, बराबर के रे, या उसने बिलिंग किया होता है, इससे पता चलता है कि इसने कुछ भी चीटिंग नहीं करी है। आई बात समझ में? सो दिस इज व्हाट इज इंटरनल चेक, कि हम लोग ऑटोमेटेड डिवाइसेस ही लगाते हैं कि जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा अपना जो कामकाज है वो कैरी ऑन कर सकते हैं। आई बात समझ में? और इसीलिए आपने अगर देखा होगा, आपके मन में सवाल आ रहा है नहीं? हाँ सर आ रहा है। क्या सवाल आ रहा है कि सर अगर उस कैशियर ने अगर बिल ही नहीं दिया तो? हाँ अच्छा सवाल है। तो इंटरनल चेक के साथ साथ एक्सटर्नल चेक भी चलते, मालूम है क्या तेरे को? एक्सटर्नल चेक, एक्सटर्नल चेक मतलब क्या होता है ना, आप समझने की कोशिश करो कि आप जहां पे वो देखते हो ना, वो बिलिंग काउंटर होता है ना, ये बिलिंग काउंटर, ये इधर उसका सिस्टम है ये, बराबर। और ये ऐसा सिस्टम, इधर ये लोग ऐसा लिखते हैं बिल नॉट रिसीव्ड, ऑर्डर इज फ्री। ऐसा देखा होगा आपने, अगर आपको बिल नहीं मिला तो आपका ऑर्डर फ्री, फ्री। अब देखो अपन को तो फ्री में खाने की इच्छा नहीं है, अपन को कोई भी चीज जो है ना वो फ्री में लेने की अपने को इच्छा नहीं है, पर ये लोग खुद से बोल रहे हैं यार कि बिल नहीं मिला तो फ्री में लेके जाओ। तो फिर अपन, उधर क्या लिखा होता है, मैनेजर का नंबर दिया हुआ होता है, मैनेजर का नंबर दिया होता है, अपन मैनेजर को कॉल करते हैं, मैनेजर बिल नहीं मिला फ्री, मैनेजर बोलता है लेके जाओ फ्री। इसकी बैंड बजेगी, साले तूने बिल क्यों नहीं दिया, चोरी कर रहा है तू, तेरे जेब से पैसे जाएंगे। सो ऐसा होता है वो, समझा क्या बात? सो दिस इज एक्सटर्नल चेक। तो इसीलिए बिल इशू करना क्या हो जाता है आज की तारीख में मैंडेटरी होता है। तो ये जो है वो ऑटोमेटेड रजिस्टर्स है। फिर क्या कहता है, और वो बजटरी कंट्रोल्स बनाओ, तो पता चलेगा कि अगर कहीं कुछ डेविएशन हो रहा है तो हम लोग उसको चेक कर सकते हैं।
फॉर इन्वेंट्री टेकिंग एट द क्लोज ऑफ द ईयर, ट्रेडिंग एक्टिविटीज इफ पॉसिबल शुड बी व्हाट सस्पेंडेड। बराबर। सो इन्वेंट्री टेकिंग मतलब आप जो स्टॉक ऑडिट कर रहे हो, बराबर, सो उसके अंदर ट्रेडिंग शुड बी व्हाट स्टॉप्ड। ट्रेडिंग आपका क्या होना चाहिए, आपने उसको स्टॉप कर देना चाहिए। आप स्टॉक ऑडिट पे गए होंगे तो आपने देखा होगा कि उस समय पे कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, स्टॉक का कुछ भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप सिस्टम से एक ऑफलाइन रिपोर्ट निकाल के चलते हो ना। सिस्टम से अभी तूने एक ऑफलाइन रिपोर्ट निकाला तो उसके बाद अगर स्टॉक में मूवमेंट हो गया तो हमेशा तेरे को डिस्क्रिपेंसी मिलेगा कि नहीं? तो इसीलिए फिर अपन क्या बोलते हैं कि जब भी आप स्टॉक ऑडिट कर रहे हो तो कंट्रोल क्या होना चाहिए कि ट्रेडिंग एक्टिविटी बंद कर देना चाहिए जहां पे पॉसिबल हो वहां पे। क्योंकि अगर बहुत बड़ा ऑर्डर आया है तो आपके स्टॉक ऑडिट के चलते वो लोग धंधा तो नहीं रोकेंगे। सो जहां पे भी पॉसिबल है वहां पे आप क्या कर लीजिएगा मालिक, ये आप ट्रेडिंग को स्टॉप कर दीजिएगा। बराबर। एंड इट शुड बी डन बाय स्टाफ बिलोंगिंग टू सेवरल सेक्शंस। तो मतलब अपन ने क्या बोला था, इसमें क्या होना चाहिए, वो एक पॉइंट पढ़ा था ना अपन ने, इंडिपेंडेंट चेक्स। दूसरे डिपार्टमेंट का व्यक्ति आके चेक कर लेगा इसको, ठीक है? यस सर। उसके बाद द फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड वेरी जुडिशियसली। बराबर के नहीं? फाइनेंस का व्यक्ति और उसी को एग्जीक्यूशन पावर ये अलग अलग होना चाहिए। मतलब बजट भी मैं ही बनाऊं और कंट्रोल भी मैं ही एग्जीक्यूट करूं तो वो नहीं चलेगा। तो दोनों के पावर्स जो है ना वो एकदम अपन ने क्या करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। एंड पीरियोडिकल वेरिफिकेशन एंड टेस्टिंग ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड शुड ऑल्सो बी डन। तो यहाँ पे आप स्टॉक को चेक कर रहे हो, यहाँ पे आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को चेक कर रहे हो, यहाँ पे आपने पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ये सब जब बातें होगी तो फिर हम लोग कहेंगे क्या भाई कि ये सारी बातें जो है ना ये आपके किसके अंदर है, इंटरनल चेक के अंदर है। सो दिस इज वी आर स्टडिंग ऑन पेज नंबर 4.19। ये थोड़ी लिखेंगे पूरा, ये तो सेम ही है ना, एग्जाम्पल्स हमने वहां पे नोट कर लिए थे। सो एक बार फिर से गो थ्रू कर लेते हैं। पेज नंबर 19 नहीं, पेज नंबर 20। पेज नंबर 4.20। समझ में आया आप सबको? सो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, फिर से एक बार डिस्कस कर लेते क्विकली। कोई भी व्यक्ति एक दूसरे का काम नहीं करेगा, अलग अलग डिवाइड होगा, ड्यूटीज को रोटेट करेंगे, छुट्टी पे जाएंगे कम से कम एक बार, फिजिकल कस्टडी और एक्सेस अलग अलग होना चाहिए, अकाउंटिंग कंट्रोल हर एक क्लास ऑफ एसेट के ऊपर उसके हिसाब से होना चाहिए, मैकेनिकल डिवाइसेस मतलब ऑटोमेटेड रजिस्टर्स होने चाहिए, बजटरी कंट्रोल, इन्वेंट्री वेरिफिकेशन, फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड और अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स समय समय पे करना चाहिए। आई बात समझ में आपको? यस। सो दीज आर द कंडीशंस that should be present in what internal check. Very good. The scope of statutory audit is limited both on account of what time and cost constraints. Therefore, it is increasingly being recognized that for an audit to be effective in case of large organization, the existence of system of internal check is essential. ये जो ऐसा चुपके से एक लाइन लिखते ना, ये यही पता है कि आपको ये क्वेश्चन बन जाते हैं, ये एग्जाम में ये क्वेश्चंस बन जाते हैं। Explain with reasons. Why? ऐसा क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन विथ रीजन, व्हाई। द एग्जिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक इज एसेंशियल। ऐसा वो एग्जाम में क्या बन जाता है भाई, ये क्वेश्चन आ जाता है, ये एक्सप्लेन विथ रीजन व्हाई। आया क्या ध्यान में आपको? ये हुई ना बात, क्लियर है एकदम? यस। सो हमने इंटरनल चेक के बारे में समझ लिया पूरा एंड टू एंड डिटेल। अब अपन आगे चलेंगे अभी और अब बात करेंगे दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, इंटरनल ऑडिट। करा होगा आप लोगों ने इंटरनल ऑडिट। क्या होता है इंटरनल ऑडिट? नेक्स्ट पॉइंट, कराया क्या आप लोगों ने इंटरनल ऑडिट? सबसे इंटरेस्टिंग चीज होती है, सब चीजें चेक करते हैं, बहुत कुछ सीखने मिलता है। मतलब मेरे को तो बहुत मजा आता था जब मैं
इंटरनल ऑडिट करता था ना, आई यूज टू लव इट. व्हाई आई यूज टू लव इट? बिकॉज मेरे को बिजनेस का एंड टू एंड पता चलता था, क्या कर रहे हैं, कहां से मटेरियल ला रहे हैं, ए टू जेड. मतलब इवन द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स भी अपन चेक करते हैं ना उसमें. ऐसा बहुत भारी चीज है वो. आप लोग को नहीं मजा आता? आता है, गुड. चलो, सो इंटरनल ऑडिट की बात करते हैं. क्या होता है सर इंटरनल ऑडिट? सो देख बेटा, क्या है ना, पहले एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ले उसका कॉन्सेप्ट का. ये क्या है देख, ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स हैं. एक है टॉप लेवल, एक है मिडिल लेवल, और तीसरा है बॉटम लेवल. टॉप लेवल क्या करता है ना, दे फॉर्म्युलेट इंटरनल कंट्रोल. जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है ना, ये टॉप लेवल बनाता है. मिडिल लेवल क्या करता है, इनको इंप्लीमेंट करता है. और बॉटम लेवल जो है ना, वो क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है. आई बात समझ में? तो यहां पे जो टॉप लेवल का जो व्यक्ति है ना, इसको हमेशा एक है ना चिंता सताई जाती है. यार मैंने इतने बढ़िया इंटरनल कंट्रोल्स लगाए ना, क्या बताओ यार, एकदम जोरदार. बट एक है ना, ऐसा एक है ना कंफ्यूजन है यार, कि ये जो कंट्रोल्स है ना, सही से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं क्या. इसको क्या डर है, ये जो इंटरनल कंट्रोल्स है ना, ये बराबर से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं क्या. ये इंटरनल कंट्रोल्स बराबर से एग्जीक्यूट हो रहे हैं क्या. उसको वो ऐसा टेंशन है दिमाग, बहुत टेंशन है रे बाबा, बहुत टेंशन है. तो ऐसे केस में उसको बहुत चिंता सताई जा रही है. अब आप क्या बोलेंगे, अरे सर इतना ऐसा टेंशन आ रहा है तो वो जाके चेक कर लेना खुद से. तो भाई तुम समझो बात को, उसके पास इतना समय नहीं ना रे कि वो क्या कर सके, जाके चेक कर सके. तो उसके लिए उसके दिमाग में क्या आता है, एक मस्त फैंटास्टिक एक आइडिया आता है उसके दिमाग में. क्या आइडिया आता है उसके दिमाग में, एक बहुत ही फैंटास्टिक सा आइडिया आता है. व्हाट इज दैट आइडिया? सो उसके दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना अपन एक ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट करें जो मेरे लिए काम करेगा, जो मेरे लिए काम करेगा, और वो ये सब जो चीजें है ना, ये देखेगा. तो इस महान व्यक्ति का नाम जो है ना, ये इंटरनल ऑडिट है, जो मैनेजमेंट के लिए काम कर रहा है, मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर रहा है कि सब बराबर से हो रहा है नहीं हो रहा. तो इस व्यक्ति को अपन बोलते हैं एज व्हाट, इंटरनल ऑडिट. मस्त ऑडिटर है ये, मैनेजमेंट के लिए काम करता है. समझा गया? तो ऐसा एकदम मतलब देव मानुस, एकदम मतलब गॉड, वो मैनेजमेंट के लिए पूरा काम करता है. आई बात समझ में? सो व्हाट डज दिस गाय डू? यू सी दिस गाय, what does this guy does? So this guy is doing what? It is an internal audit. One is an independent मैनेजमेंट फंक्शन. मैनेजमेंट के लिए काम करता नहीं है. सो इट इज एन इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट फंक्शन which involves what? Which involves continuous and critical appraisal of the entity, of the functioning of the entity, with a view
टू सजेस्ट व्हाट, इंप्रूवमेंट्स। मतलब ये पूरा वेरिफिकेशन तो करेगा, बराबर, ये पूरा का पूरा चेकिंग तो करेगा, बट विथ एन इंटेंशन टू सजेस्ट व्हाट, इंप्रूवमेंट्स। जिससे कि क्या होगा, अपना जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है, बराबर, अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है और इंटरनल कंट्रोल्स है, वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथन हो जाएगा। सो विद व्यू टू सजेस्ट इंप्रूवमेंट, बराबर, एंड ऑल्सो add value to what, number one, कॉरपोरेट गवर्नेंस, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ध्यान रखने का, नंबर टू रिस्क मैनेजमेंट, एंड नंबर थ्री अपने इंटरनल कंट्रोल्स भी अच्छे हो जाएंगे उसकी वजह से। क्लियर है एकदम? यस सर। सो दिस इज व्हाट इज इंटरनल ऑडिट। अभी अपन पहले रीड करते हैं। मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है, आप लोगों को ध्यान से सुनना। इज एन इंडिपेंडेंट अप्रेजल फंक्शन established within the organization to examine and evaluate its activities. The scope of internal audit, scope is determined by management, क्योंकि ये मैनेजमेंट के लिए काम कर रहा है। It's a series of process and techniques through which an organization's own employees ascertain for management by means of on the job whether established management controls are adequate, properly maintained, records and reports of financial accounting and otherwise reflect the actual operation and results accurately and properly. Each division, department and other units carrying out the plans, policies for which they are responsible. सब लोग अपना अपना काम बराबर वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इसको वो है, वो हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल ऑडिट। समझा? चल लिखो इसको।
चलो ओवर बेस्ट। सो अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं कल, नेक्स्ट सेशन में करेंगे इसको। और ये आगे के पॉइंट्स तो बहुत इजी है, इन पॉइंट्स को आप एक बार रीड कर लेना। ये बचपन में पढ़े हुए अपन ने, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन है, याद है क्या कुछ? ये रीड कराऊंगा बट एक बार आप रीड कर लेना, क्वेश्चनर के बारे में, चेकलिस्ट के बारे में, फ्लो चार्ट के बारे में, ठीक है ना। फिर ये हम लोग ऐसे पढ़ लेंगे 265, और ये डिफरेंट डिफरेंट इंटरनल कंट्रोल्स है, ये कोसोकोको फ्रेमवर्क। खत्म होने आया है चैप्टर, बस फिर ज्यादा कंटेंट नहीं बचा अभी, 8-10 पेजेस बचे हैं। ये सब आप पढ़ के आना एक बार, फिर अपन इसको डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे अबाउट हाउ वी आर गोइंग टू रिव्यू द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, राइट। आई होप आपको वो कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल ये समझ में आया है, और व्हाट इज इंटरनल चेक एंड व्हाट इज इंटरनल ऑडिट। ध्यान में रखना, बस जाते जाते बता रहा हूं, internal audit is a part of internal control which verifies whether internal controls are working properly or not. Okay, yes sir. So कल मिलेंगे और कल बात करेंगे about what, the review of system of internal controls. Okay, bye bye.